गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आज मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। अब मैं आज ये लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आज 2 फैब 2024 है और 2 फैब 2024 को वर्ल्ड वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन। तो आज हम जो है वेटलैंड डे के बारे में वो सारी चीजें, क्योंकि आज 2 फैब है, तो आज हम वो सारी चीजें जानेंगे समझेंगे जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आगे आपको मेंस के लिए भी पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से, तो मैं यहीं पे जो है सारे कॉन्सेप्ट्स उसके जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो आप ध्यान से लेक्चर को सुनिए और लास्ट में जो है एक मैं पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा क्लास के तुरंत बाद, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा आपको जो है वहां से भी हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्लास में अगर आप सारी चीजें समझते जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद जो लेक्चर के बाद जो पीडीएफ होगा उससे आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको उसको कंसल्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे। ये स्पेशली टॉपिक एनवायरनमेंट का है, तो हमने सोचा एनवायरनमेंट पढ़ाना है तो आज ही मैं कंप्लीट कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज वेटलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वेटलैंड्स को हम हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं। अब सोचिए आर्द्रभूमि होता क्या है। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप देखिए, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, बस मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वेटलैंड्स है। ठीक है, ये जो है ये वेटलैंड्स आपको दिख रहे हैं। अब जो वेटलैंड्स है ये क्या होते हैं, देखिए हिंदी में पहले बताता हूं फिर इंग्लिश में बताऊंगा आपको। आर्द्रभूमि ऐसी जगह होते हैं जहां की जो जमीन होती है, ठीक है, आर्द्रभूमि ऐसी जगह होती है जहां की जमीन मौसमी रूप से सीजनल या फिर परमानेंट पानी से कवर्ड रहती है, पानी से ढकी रहती है। अब इसमें खारा जल हो सकता है या इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक इकोसिस्टम के रूप में काम करता है, यह एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में काम करता है। तो हमने आपको यह समझाया कि आर्द्रभूमि क्या होता है। व्हाट इज अ वेटलैंड? अ वेटलैंड is a place, a wetland is a place in which the land is covered by water, salt, fresh or somewhere in between, either seasonally or permanently। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया इट फंक्शंस एज इट्स ओन इकोसिस्टम, ये एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जो है वो कार्य करता है। और ये जो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कार्य करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक इकोसिस्टम के रूप में काम करता है। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रकार की जमीन होती है जहां पर एक लगातार जो है पानी भरा रहता है, या तो परमानेंट होता है, परमानेंट या फिर सीजनली भी हो सकता है। अगर हम और एक परिभाषा देखें और हम दूसरी तरीके से परिभाषा देखें तो आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं, दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि हमें खुद से लिखना है तो हम समझते हैं हम क्या लिख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। आर्द्रभूमि वे क्षेत्र है जहां पानी, पर्यावरण और संबंधित जो पौधे होते हैं और जानवरों के जीवन को नियंत्रित करने वाला एक कारक है। वे जहां घटित होते हैं जहां जल स्तर भूमि की सतह पर या उसके निकट होता है, या जहां भूमि पानी से ढकी होती है। तो आपने देखा ये जो डेफिनेशन है ये इतनी खास नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है, एक सेंस में वो ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा सरफेस ऑफ द लैंड वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। तो हमने यहाँ पे वेटलैंड की डेफिनेशन को समझा है,
कि वो क्या होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो आर्द्र भूमियां हैं वो मानव अस्तित्व के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेटलैंड्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वेटलैंड जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर अमंग द वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स। क्या बताया मैंने आपको? दे आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स। ये जो है कह सकते हैं दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक वातावरणों में से एक होते हैं। इन्हें ऐसा कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडल्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रेडल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऐसा लिखिए, क्रेडल्स, क्रेडल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्रेडल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट प्रोवाइड द वाटर एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये जो है दुनिया के सबसे उत्पादक एक कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र है, जो एक तरीके के जैव विविधता जो होती है उसका पालना है। ये जो पानी और जो कह सकते हैं उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ये उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स है, ये क्रेडल्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, एंड दैट प्रोवाइड्स द वाटर एंड प्रोडक्टिविटी। और आप सोचो, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है which countless species of plants and animals depend for survival। यहां पर बहुत सारे पौधे, जानवरों की अनगिनत जो प्रजातियां होती हैं वो जीवित रहने के लिए, क्योंकि उनका घर है ना ये, उस पर निर्भर रहती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये देखा जाए, ठीक है, तो वेटलैंड्स जो हैं इनका काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, अनगिनत फायदे हैं इनके। या फिर हम कह सकते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज, ये इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं। और हमें यहां से एक सबसे खास बात है कि हमें ये फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे महत्व पूछा जाए कि बताइए क्या महत्व होता है, और ये फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं, फूड, खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। और मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो बताया, जैव विविधता भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब कह सकते हैं बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है। वेटलैंड्स कंट्रोल्स फ्लड। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्या सिग्निफिकेंस है? टू फ्लड कंट्रोल। और साथ ही साथ जो हमारे लिए जो पानी की जरूरत होती है, तो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व है। एग्जाम में आपसे ऑप्शंस में आ सकता है कि बताइए क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं, तो उस इंपॉर्टेंस में आपको फिर देखना पड़ेगा। और मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार पूछा गया था वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, मेंस में पूछा गया था। और ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे कि ये वेटलैंड जो एरिया है ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही कह सकते हैं काउंटलेस इसके बेनिफिट्स हैं। और आज वेटलैंड्स को, उनका प्रबंधन करना
उनका बचाव, उनका रक्षण, उनका संरक्षण करना एक ग्लोबल चैलेंज है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अब सवाल यहां पे ये है कि अगर ये चैलेंज है तो चैलेंज को फिर क्या करना है, चैलेंज को कैसे हम इसको कैसे संरक्षित रखेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं जो है वेटलैंड्स है उसका एक वाइज यूज हमको करना चाहिए, हमें उसका वाइज यूज करना चाहिए। वाइज यूज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी पूर्वक जो है उसका हमको इस्तेमाल करना है। क्या बुद्धिमानी पूर्वक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वाइज यूज कर सकते हैं। तो हम वाइज यूज में देखेंगे उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, ताकि उसमें पॉल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो। उसके लिए कुछ कानून बनाए जाएं, सरकार की योजनाएं लाई जाए। मैं अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार ने क्या काम किया है, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या काम हुआ है, हम ये भी इस चीज में यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है हमने यहाँ पे की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1971 में, ठीक है, 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामसर जो कन्वेंशन है वो 1971 में हुआ था, ठीक है। तो हम लिखेंगे रामसर कन्वेंशन, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। तो हम देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1971 रामसर, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था, रामसर समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन। अच्छा, रामसर नाम क्यों पड़ा है, रामसर जो है एक ईरान का एक शहर है। रामसर जो है एक ईरान का शहर है, वहां पे 1971 में ये एक समझौता हुआ। और ये समझौता किसके लिए था, ये जो वेटलैंड्स हैं इनके लिए, ये आर्द्र भूमियों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्द्र भूमियों के लिए जो है एक समझौता हुआ है। तो अब हम ये जानेंगे कि जो रामसर कन्वेंशन है उसमें इसके लिए समझौता तो हुआ है, लेकिन ये कितने प्रकार के जो हैं वेटलैंड्स होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेटलैंड्स होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो वेटलैंड्स के कितने प्रकार मैंने आपको बताए, 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स आप जो है लिखेंगे कि इसके जो है 5 टाइप्स है। हम एक एक टाइप्स आपको यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे कि 5 टाइप्स वो कौन से 5 टाइप्स है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो होता है जिसे हम बोलते हैं समुद्र से रिलेट करके हम देखते हैं। समुद्र से रिलेट करने का मतलब क्या हो गया कि पहला जो टाइप हो गया वो हो गया आपका मैरीन, मैरीन वेटलैंड्स। पहला जो हो गया वो आपका मैरीन वेटलैंड्स हो गया। अब मैरीन में हम क्या क्या देखेंगे, तो मैरीन में हम देख पहला जो है, क्योंकि मैंने आपको कितने टाइप बताए, 5, 5 मैंने आपको बताया। तो इस 5 में हम पहला प्रकार जो देख रहे हैं वो मैरीन है। मैरीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समुद्री, इसका मतलब होता है समुद्री। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी समुद्री में, हम वो एक बार देखते हैं। तो देखिए, अगर आप वेटलैंड्स की बात करेंगे, समुद्री वेटलैंड्स की बात करेंगे, तो समुद्री वेटलैंड्स में सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है कोस्टल वेटलैंड्स। देखिए, कोस्टल वेटलैंड्स, समुद्री आर्द्रभूमि, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कोस्टल लेगून्स, रॉकी सोर्स, रॉकी सोर्स,
एंड कोरल रीफ्स। एंड कोरल रीफ्स क्या मतलब हो गया इसका? तटीय लैगून, चट्टानी तट और प्रवाल भित्तियों के साथ तटीय आर्द्र भूमि। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, ये प्रकार हो गया वेटलैंड्स का। उसके बाद फिर एक दूसरा प्रकार है। दूसरे प्रकार को हम क्या बोलते हैं? सेकंड जो टाइप है इसका, उसको हम बोलते हैं एशुरीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एशुरीज। एशुराइन क्या बोलेंगे हम उसको? एशुराइन सेकेंड टाइप हो गया इसका। तो एशुराइन मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में हम बोलते हैं इसको मुहाना। तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? उसमें शामिल होगा डेल्टा। देखिए जहां पे कह सकते हैं जहां पे समुद्र जो है, ठीक है, नदी जब जो है उस समुद्र के अंदर मिलती है, तो वहां पे क्या होता है? मुहाना होता है, समुद्र का मुहाना होता है, उसको हम बोलते हैं एशुराइन। तो यहाँ पे क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले होता है डेल्टा। सबसे पहले उसमें होता है डेल्टा। डेल्टा की बात देखेंगे ज्वारीय दलदल, इसी के अंदर मैंग्रोव दलदल। मैंग्रोव दलदल, तो दलदल मतलब क्या होता है? का मतलब होता है टाइडल, इंक्लूडिंग डेल्टास, टाइडल मार्सेस, टाइडल मार्सेस। और साथ में जो है जो मैंग्रोव स्वैम्स होते हैं, मैंग्रोव स्वैम्स होते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये जो है भी एक प्रकार का वेटलैंड है, मैंग्रोव स्वैम्स। अब उसके बाद तीसरे की हम बात करेंगे। तो तीसरा जो है लेट उस ट्राइन। ठीक है, ये भी जो है क्या है? LACUSTRINE। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम हिंदी में बोलते हैं लैक्स्ट्रिन। लैक्स्ट्रिन बोलते हैं इसको। और मतलब जो झीलों से जुड़ी, जहां पे झील होती है, जहां पे झील होती है, उसे हम बोलते हैं लैक्स्ट्रिन। यह क्या बोलते हैं? लैक्स्ट्रिन। तो ये झीलों से जुड़ी जो है आर्द्रभूमि होती है। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आता है क्या कि जो नदियां होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, तो आगे आप क्या लिखेंगे? रिवर्स। रिवर्स नदियां जो होती, नदियों में क्या होता है? नदियों में, नदियां जो रिवर्स होती हैं, उनके किनारे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे जगह होता है जहां नदियों का पानी भर जाता है, भरा रहता है। और जो पानी भरा रहता है नदियों के किनारे, वो भी वेटलैंड है, वो इसमें आता है, रिवर्स वेटलैंड्स में आता है। नदियां हो गए। उसके बाद नदियों के साथ साथ आप देखेंगे कि नदियों पे तो होता ही है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि रिवर साइड में झरने जो होते हैं, झरने हो गया जहां झरनों के द्वारा पानी भरा रहता है, ठीक है, स्ट्रीम्स, वहां पे भी जो है ये वेटलैंड होता है। उसके बाद फिर एक जो सबसे लास्ट वाला है, उसे हम कहते हैं, सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं पोलिस्ट्रेन। पोलिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? दलदल। ठीक है, पोलिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? दलदल। जहां पे मार्शल लैंड होती है, ठीक है, जहां पे मार्शल लैंड होती है, ठीक है, जहां पे मार्शल लैंड होती है, दलदल होता है, उस प्रकार। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 प्रकार के
फाइव प्रकार के जो है दलदल कौन प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि ह्यूमन मेड वेटलैंड्स कौन से हैं, ह्यूमन मेड। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हम अपने गांव में क्या करेंगे, हम अपने यहाँ फिशरीज या मछली पालन करेंगे। मछली के लिए आपने एक तालाब बनाया, पॉन्ड बनाया, तो उस पॉन्ड में जो है जो आप मछली पाल रहे हैं तो वो भी आपका एक तरीके का वेटलैंड हो गया। या फिर कोई खेत है इसमें आपने पानी भर रखा है, वो भी आपका वेटलैंड हो गया। पानी मैंने आपको बताया पानी भरा हुआ है, तो इस प्रकार से जो है ये जो जलाशय होते हैं, जैसे नहरें होती हैं, ठीक है, नहरें होती हैं, ये भी क्या है, ये आपके कह सकते हैं कि मैन मेड जो है ये आपके एक तरीके से वेटलैंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन समझाऊं कि आर्द्र भूमि की कितने प्रकार होते हैं, तो रामसर कन्वेंशन ने आर्द्र भूमि के प्रकार के रामसर वर्गीकरण को अपनाया है, जिसमें 42 प्रकार शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रामसर का जो एक अपना जो समझौता हुआ है रामसर में 1971 में ईरान के शहर में, सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन हैज एडॉप्टेड अ रामसर क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड। रामसर शहर में क्या किया गया, रामसर शहर में जो है एक तरीके का क्लासिफिकेशन जो है वहां डिसाइड किया गया कि भाई रामसर जो साइट्स होंगे वेटलैंड कितने प्रकार के होंगे। तो उन्होंने 42 टाइप्स बताए, ध्यान रखिएगा, उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं, 42 टाइप्स। उन्होंने 42 टाइप्स बताए, 42 प्रकार बताए, ध्यान रखना। और जो कि ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी, जो कि हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि हम 3 कैटेगरी में वेटलैंड्स को बांट सकते हैं। पहला जो है आपका वो है आपका पहला जो है आपका वो है समुद्र। पहला जो है आपका समुद्र, और दूसरा जो है आपका वो है आपका क्या, कोस्टल वेटलैंड्स। कोस्टल वेटलैंड्स दूसरा, ठीक है। और मैरीन एंड कोस्टल वेटलैंड ये हो गया एक, मैरीन एंड कोस्टल वेटलैंड ये हो गया एक कैटेगरी। तो उन्होंने बीवी बताई, 3 बताए। तो दूसरे में जो है वो है इनलैंड वेटलैंड्स। इनलैंड वेटलैंड्स, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। इनलैंड का मतलब क्या होता है, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय जो है वेटलैंड्स। और उसके बाद जो है वो है ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। तीसरा जो है थर्ड टाइप का हो गया आपका, तीसरा हो गया ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। तो यहां पे जो है 3 प्रकार के जो है वेटलैंड्स मैंने जैसे कि आपको बताया, ये आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये जो वेटलैंड्स हैं जो 3 प्रकार के बांटे गए हैं, ठीक है, 3 प्रकार के बांटे गए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो वेटलैंड्स हैं ये, अगर आप हमारी अर्थ को देखेंगे, ठीक है, तो अर्थ क्या है, बीच में बटी हुई है इक्वेटर से, ये भूमध्य रेखा बीच में हो गई। फिर तो कहने का मतलब है ये ऊपर की साइड में क्या होता है, टुंड्रा, और नीचे क्या होता है, ट्रॉपिकल। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में देखेंगे कि टुंड्रा रीजन, ठीक है, टॉप में
टुंड्रा रीजन से लेके आप देखेंगे कि जो उष्ण कटिबंधीय रीजन होता है ये हर जगह पाए जाते हैं। मतलब क्या हो गया, वेटलैंड्स अगर एवरीवेयर, ठीक है, वेटलैंड्स अगर एवरीवेयर फ्रॉम टुंड्रा टू ट्रॉपिक्स, फ्रॉम टुंड्रा टू ट्रॉपिक्स, टुंड्रा से लेके ट्रॉपिक्स तक, ठीक है। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक्स का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। टुंड्रा, टुंड्रा से लेके और ट्रॉपिक्स तक जो है ये सब जगह पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे, अगर कोई पूछता है कि भाई बताइए वर्तमान में कितना, करेंट एट प्रेजेंट कितना जो है सरफेस है वो वेटलैंड से बना है या वेटलैंड है, तो ये ठीक से पता तो नहीं है, ठीक से मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूएनईपी ने, ये पॉइंट्स बन सकता है इसलिए ध्यान रखें, यूएनईपी ने एक आइडिया निकाला, एक एस्टिमेट निकाला है। क्या एस्टिमेट निकाला है कि 570 मिलियन हेक्टेयर, कितना बताया मैंने आपको, 570 मिलियन हेक्टेयर, ये जो है कह सकते हैं वेटलैंड है पूरी दुनिया में। मतलब जो अर्थ का टोटल सरफेस है, अर्थ का जो टोटल सरफेस है लगभग उसका 6%, 6% जो है वो वेटलैंड्स है, 6% वेटलैंड्स है, जिसमें जिसमें से 2% लेक्स हैं, जिसमें से 2% जो है लेक्स हैं, 30% मार्शी लैंड है, 30% जो है वो कह सकते हैं क्या है, 30% जो है वो आपका मार्शी लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, दलदल। तो यहां पे ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितने एरिया में, ठीक है, कितने एरिया में जो है ये फैले हुए हैं, तो 6%, और पूरी दुनिया में 15% बाढ़ के मैदान जहां पे फ्लड्स आते हैं। तो हमने देखा कि पूरे दुनिया में जो एक समीक्षा तैयार की गई है, जो एक प्रिपरेशन तैयार किया गया कि भाई कितना है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टडीज हैं वो अलग अलग बताते हैं। तो मैंने एक ऐसा एस्टिमेट आपको बताया जो जनरली सब लोग उस पर रिलाई करते हैं, सब लोग उसको मानते हैं। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हम एक चीज आपको यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि ये सभी के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा एक जो आहार है, जैसे हमने आपको पता है चावल, ठीक है, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं कि जो हमारा, हम जो चावल खाते हैं वो एक तरीके से वेटलैंड जो प्लांट है, ये एक तरीके का वेटलैंड प्लांट है। अगर आपको उससे कोई पूछे कि चावल क्या है, तो चावल एक जो है, क्योंकि आपने देखा होगा चावल का जो खेत होता है, राइस पैडी बोलते हैं, तो वहां जो है यही जो है एक एग्जाम्पल है जो कि आर्द्र भूमि पौधा है, जो आधी से अधिक मानवता के लिए या मनुष्यों के लिए, हमारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट, जिसको हम चावल कहते हैं, राइस कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमने ये सब की बात की, अब हमें ये आपसे पूछा जाए अगर एग्जामिनेशन में
कि बताइए भाई, हमें क्यों इनको क्यों संरक्षित करना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं कि हमारे लिए फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे पक्षी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पानी का फिल्टर करते हैं। हमारे शरीर में किडनी होती है और किडनी फिल्टर करने का काम करती है। तो वेटलैंड्स एक किडनी का काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है एक किडनी के रूप में काम करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर इनका महत्व पूछा जाता है तो आपके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है जिसको आप लिख सकते हैं। आज आपको देखा होगा कि पानी तो बहुत है, पानी हमारे यहाँ बहुत है, पूरे समुद्र पानी से भरे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि जो हमें पानी चाहिए होता है पीने के लिए, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, उसका उसकी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लगातार हमारी होती बढ़ती जा रही है। भारत अभी चीन को क्रॉस कर चुका है। तो जब पानी की हम कमी महसूस करते हैं तो उसके एक टर्म यूज होता है जिसके बोलते हैं जल तनाव, वाटर स्ट्रेस। ठीक है, जब पानी की हम कमी महसूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस, बोलते हैं जल तनाव। तो हमने यहाँ पे देखा कि आर्द्र भूमियां जब जल तनाव की स्थिति है और ये हमको वाटर सप्लाई कर रहे हैं, देखिए आप, ये हमको पानी सप्लाई कर रहे हैं, जल आपूर्ति। एक तो हमें क्वांटिटी भी दे रहे हैं और फिल्टर करके भी दे रहे हैं। आप अपने घर में फिल्टर लगाते हैं, आरओ, आप देखिए ये किडनी है, ये फिल्टर पानी करके दे रहे हैं। तो ये इनका हम कह सकते हैं ऐसा महत्व है। और दूसरी बात ये है कि जब वेटलैंड्स होते हैं तो दुनिया में आज बहुत सारे लोगों के लिए मछली जो है, जिसको हम फिश कहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से हमें फूड सिक्योरिटी जो हमने बात की, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इकोसिस्टम इसमें, हर जैसे हम कहते हैं फूड चेन, फूड वेव, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट। और ये पानी को, पानी का जो वाटर लेवल है भाई, उसको मेंटेन करते हैं। और जब बाढ़ आती है ना तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन यहां पे ये न्यूट्रिशंस को भी मेंटेन करके रखती है। यहाँ पे जो लकड़ी होती है, यहाँ पे जो लकड़ी होती है उसका उत्पादन होता है भाई, एनर्जी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वेटलैंड हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए एक तरीके से वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संसाधन के लिए इंपॉर्टेंट। और आपने देखा होगा कि कहीं भी वेटलैंड है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा वेटलैंड है तो आप परिवहन का एक साधन है, आप उसमें बोटिंग कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके महत्व की चर्चा कर रहा हूं, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट। और जो एक सांस्कृतिक विरासत होती है, जो कल्चरल हेरिटेज होता है, उसके लिए भी आर्द्रभूमि जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो कभी भी हम आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाते हैं, बहुत सारे जहां पे पेड़ वगैरह होते हैं, वहां कितना अच्छा लगता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पर पानी होता है वेटलैंड्स में, और एक अपने टाइप का एक इकोसिस्टम है जिसका अपना एक महत्व है। तो यहाँ पे टूरिज्म की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इसका, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज सबसे बड़ा चैलेंज
एक वेटलैंड्स झेल ही रहे हैं। एक तो प्रदूषण है सबसे बड़ा चैलेंज, एक्सप्लोटेशन हो रहा है लगातार। तो ये इनको एक जो कह सकते हैं कि जो चुनौती है, चैलेंज है, वो निश्चित रूप से जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरे पृथ्वी पर जहां पे हम रहते हैं बेटा, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं है। आप सोचो, जब आपके यहाँ पानी बिजली नहीं आती है, सब कुछ रुक जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी तो बहुत है, समुद्र के पानी से कोई प्यास थोड़ी बुझा सकता है। मीठा पानी चाहिए होता है पीने के लिए, और यही हमको प्रोवाइड करते हैं। और इतना मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह सरफेस है, उसमें 1% से भी कम हिस्से को ये कवर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये फ्लोरा एंड फोना के लिए एक निवास स्थान है। और मैं आपको बताऊं कि जो फिल्ट्रेशन का काम का मतलब क्या होता है, जो वाटर रेमेडीज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वाटर रेमेडीज के लिए हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उपचार करने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट करना पड़ता है पानी का। भाई ये ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बताया, लेकिन साथ ही साथ ये कार्बन भंडारण या कार्बन स्टोरेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कार्बन स्टोरेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन भंडारण के लिए भी इंपॉर्टेंट। आज लगभग 300 मिलियन से लेकर और 400 मिलियन तक जो लोग हैं वो वेटलैंड के आसपास रहते हैं, और ये वेटलैंड पे ही डिपेंड करते हैं। और जहां जहां वेटलैंड्स हैं, आप देखिए ज्यादातर वो चावल की खेती करते हैं। और मैंने आपको बताया वेटलैंड्स प्लांट कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया वेटलैंड प्लांट्स कौन सा है, राइस। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है फ्लड कंट्रोल, इंपॉर्टेंस माइंड में ध्यान रहना चाहिए। फ्लड कंट्रोल, वाटर प्यूरिफिकेशन, कोस्टल सिक्योरिटी। क्यों? बिकॉज सुनामी आएगा तो ये क्या करते हैं, ये पहले से रोक लेते हैं उसको, फ्लड को आने नहीं देते हैं। आपको बहुत सारा खाने का सामान मिलता है, उसका मेडिसिन, बहुत सारे कह सकते हैं ये आवास प्रदान करते हैं। अब मैं आपको एक स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं कि पिछले 300 सालों में, लास्ट 300 ईयर्स में, लगभग 87% जो वेटलैंड्स हैं वो नष्ट हो चुके। पिछले 300 सालों की बात कर रहा हूं कि 300 आर्द्रभूमि, इसीलिए तो 1971 में रामसर में ये समझौता हुआ। भाई समझौता भी इसीलिए हुआ। As much as 87% of the world's wetlands has been lost over the past 300 years. और ये लगातार अभी भी ऐसा ही चल रहा है। WWF is working to conserve and protect these valuable habits. WWF इसके सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा, कभी भी आप जाइए, कहीं भी झील है, देखो आप, तो उसमें आपको देखिए बतख मिलते हैं आपको, बतख उसमें तैर रहे होते हैं। बतख हो गया, गीज हो गया, किंगफिशर हो गया, बहुत सारे पक्षी क्या रहते हैं, बहुत सारी मछलियां जो है रहती,
तो हमें कहीं ना कहीं जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर ये बताइए कि दुनिया में कौन कौन से वेटलैंड्स ऐसे हैं जो सबसे बड़े वेटलैंड्स हैं, मतलब व्हाट आर सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड्स। मेरा यहाँ पे डिस्कशन क्या है कि व्हाट आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड्स कौन से, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है वो है पश्चिम साइबेरियाई तराई क्षेत्र। व्हाट आर सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड्स? द साइबेरियन वेस्ट साइबेरियन लोलैंड, द वेस्ट साइबेरियन, ठीक है, लो लैंड। दूसरा दूसरा अमेजोन रिवर बेसिन। अमेजोन रिवर बेसिन, अमेजोन रिवर बेसिन। अमेजोन तो पता है आपको, जो आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं गलत बोल गया। दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ब्राजील है। ब्राजील में यहाँ पे क्या है, अमेजन नदी है, ठीक है। तो अमेजन की जो बेसिन है, अमेजन रिवर बेसिन, जो दक्षिण अमेरिका है, वहां पे जो अमेजन नदी है, अमेजन रिवर बेसिन, ये भी क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हडसन की खाड़ी है, जो हडसन की खाड़ी, हडसन वे, ठीक है, हडसन वे जो है, जो हडसन की खाड़ी है, हडसन वे लोलैंड, ये कुछ लार्जेस्ट वेटलैंड्स हैं इन द वर्ल्ड। अब दुनिया का देखा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा, ये तो मैंने आपको कुछ बताया, बट दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स क्या है? लानोस दी मॉक्सोस, ठीक है, लानोस लानोस दी मॉक्स ओस, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड है या आर्द्रभूमि, और ये कहां पे है? ये है बोलीविया में, ये है बोलीविया, ये बोलीविया में। तो बहुत बड़ा है, लगभग 17 मिलियन एकर्स में फैला हुआ है। लानोस दी लानोस दी मॉक्सोस, मॉक्सोस बोलीविया में स्थित है, 17 मिलियन एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सोचा कि आपको बता दूं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्द्रभूमियां होती हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, वो एक प्राकृतिक फिल्टर का काम कैसे करते हैं।
ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम हमारे घर में क्या करते हैं, एक फिल्टर लेके आते हैं, और वो फिल्टर क्या काम करता है, वो फिल्टर जो है पानी को फिल्टर करता है। वैसे ही जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं, ये पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। कैसे? देखिए, पानी में क्या होता है, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, फास्फोरस होता है। तो ये आर्द्र भूमियां उसको मिट्टी में कैप्चर कर लेती और नाइट्रोजन को ये चेंज कर देती है। नाइट्रोजन को ये चेंज करती हैं, और इसको ऐसे चेंज करती हैं कि पौधे उनको, प्लांट जो होते हैं, उनको आसानी से ले सकते हैं। और जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को ये समाप्त कर देते हैं। सोचो आप, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हैवी मेटल्स को ये क्लियर कर देते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो ये तो नेचुरल आरओ हो गया भाई, वाटर फिल्टर हो गया। अब हम यहाँ पे आज जो बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बताएंगे आपको। देखिए, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रश्न ये करेंगे कि सर, ये क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट करते हैं। तो ये, इनके अंदर कार्बन कैप्चर क्षमता होती है। क्या कैपेबिलिटीज होती है? कार्बन कैप्चरिंग की। ये कार्बन को कैप्चर करता है। तो जब ये कार्बन को कैप्चर करेंगे, तो सीधी सी बात है, क्या जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद तो कर ही रहे हैं, मिटिगेट तो कर ही रहे हैं। और जो फॉरेस्ट, हमारे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं, वो भी कार्बन कैप्चरिंग कैपेबिलिटीज उनके अंदर होती है। उनके अंदर भी क्षमता होती है कार्बन कैप्चर करने की। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये वेटलैंड्स 50 गुना अधिक कार्बन कैप्चर करते हैं। तो कार्बन कैप्चर करेंगे, तो सीधी सी बात है, आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो भाई क्लाइमेट क्या होगा? कूल होगा। और गंदगी जो होती है, जैसे पत्ते गिर जाते हैं, बहुत सारे जानवरों का गंदा होता है, तो ये सब नीचे एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को फिल्टर कर देता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और वेटलैंड्स तेजी से बढ़ते हैं, मतलब सीधी सी बात है, ये कार्बन को चूस लेते हैं, ऐसे समझ। तो मैंने अभी आपको समझाया कि हाउ डू वेटलैंड्स फाइट क्लाइमेट चेंज, ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब सवाल यहां पे ये है कि हमें, आज हमारे लिए जो पूरी दुनिया में पानी की समस्या है, और आज हमारी वेटलैंड्स हैं, वो बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो बस 4-5 चीजें ध्यान रखना है। पोल्यूशन बता देना है, जलवायु परिवर्तन बता देना है, डैम्स बता देना है, क्योंकि डैम से क्या होता है, पानी रोक लिया जाता है, डैम से पानी रोक लिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक चैलेंज है। और आज अगर आपके पास वेटलैंड नहीं है, देखिए, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े शहर जहां होते हैं, वहां पे झीलें बनाई जाती थी। राजा महाराजा पहले झील बनाते थे, झीलों में पानी भरा रहता था और हमेशा उसको इस्तेमाल करते थे। आज झीलें नहीं है, समाप्त हो चुकी है, तालाब नहीं है, समाप्त हो चुके।
अब देखिए वही पानी, पहले लोग वही पानी पीते थे, आज से कई साल पहले लोग जो है वही पानी पीते थे, लेकिन आज वही पानी फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। तो आज हमारे जो वाटर सप्लाई है, आज हमारा जो वाटर सप्लाई है, ये हमारे लिए चिंता की बात बन गई। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को 1971 में 1971 कैस्पियन सागर के तट पर, कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सी के कोस्ट पर एक शहर है, ईरानी शहर, वहां पर रामसर जो है कन्वेंशन होता है 1971 में। इसके लिए हर साल जो है कह सकते हैं एक थीम रखी जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 3 साल की थीम याद रखेंगे। ये थोड़ा सा, यही तो एक अंतर है कि हम तैयार करके जाते हैं 2024 की, वो 23 की पूछ लेते हैं। तो हम 3 साल के थीम को हम तैयार करके चलेंगे कि 3 साल की थीम क्या है। 2022 की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2022 की जो थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये 2022 की थीम। 2023 की 23 की क्या थीम, वेटलैंड रिस्टोरेशन। 2023 की जो थीम है वो है वेटलैंड रिस्टोरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार की थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग मतलब आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ये इस बार की जो है ये थीम है जो मैंने आपको यहां पे समझाई। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक शॉर्ट में समझेंगे। हमें जानना चाहिए कि वेटलैंड्स में जब हमें मेंस में लिखना हो उसके बारे में, तो हम ऐसा बताएंगे, ऐसे लिखेंगे, वेटलैंड्स अ कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, समय की जरूरत है कि अब हम इनको कुछ करें, इन पर ध्यान दें। बिकॉज बिकॉज जब मेंस में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि कह सकते हैं कि जो natural wetlands are disappearing. Natural wetlands are disappearing 3 times faster than forest. Important बात है ना ये। Natural wetlands are disappearing 3 times faster than forest. 3 गुना तेजी से नष्ट हो रहे हैं। बताओ कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 35 साल में अगर मैं 1970 से बात करता हूं, 1970 से लेके 2015 तक 35% of global wetland lost. 35% of global wetlands lost. और अगर हम बात करें 1700 से, अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की, 100 साल बाद की बात कर, वो तो 1600 में आए थे, ये हम 1700 की बात कर,
2022 तक की बात कर रहा हूं, 85% वेटलैंड्स लॉस्ट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। सोचो आप, और होगा क्या? पानी नहीं रहेगा। हम क्या क्या खोएंगे, क्या मिलेगा? व्हाट लॉस ऑफ वेटलैंड्स मीन्स, व्हाट लॉस ऑफ वेटलैंड मीन्स, पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वेटलैंड्स नहीं होता, देखो चेन्नई में बाढ़ आ जाती है। आज भारत के शहर जो हैं वो लगातार पानी की कह सकते हैं बाढ़ झेल रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा स्पंज होना चाहिए ना। स्पंज, स्पंज क्या करती है? पानी आता है तो उसको स्पंज, स्पंज का काम ही वही होता है, ये एक स्पंज के रूप में भी काम करता है। तब इनके इतने फायदे हैं तो क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, मैथेन इमिशन बढ़ रहा है, हमारी जो नेचुरल फ्रेश वाटर जो है उसका जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो मान लिया पूछा जाए कि बताइए वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स क्या है, और आपसे पूछा जाए कि उनकी महत्व क्या है, तो माइंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बता सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सही है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, फ्रेश वाटर स्टोरेज है ये, कार्बन सिंक की भूमिका निभाते हैं, कार्बन सिंक एब्जॉर्ब करते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ये। तो हमको बचाना चाहिए, वेटलैंड्स को हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे जो कि कुछ वेटलैंड्स के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारी दुनिया में। तो हम देखेंगे वेस्टलैंड, इसका वेटलैंड का उदाहरण है, जो पीटलैंड्स होते हैं वो भी वेटलैंड्स होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? पीटलैंड, ठीक है, पीटलैंड। तो मैं अभी आपको रुकिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। तो मैंने आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बताए थे, आप इसको नोट करते जाएंगे। पीटलैंड का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि जो फोरेलैंड बेसिन है पेरू में, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, पीटलैंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये, पीटलैंड का अच्छा एग्जाम्पल है ये। उसके बाद फिर आप देखेंगे जो कोरल रीफ्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो कोरल्स है, ये भी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वेटलैंड का। ठीक है, उसका फिर आप देखेंगे जो मैंग्रोव्स हैं, सुंदरबन के जो मैंग्रोव्स हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश भारत में, ये भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वेटलैंड का। उसके बाद आप देखेंगे एस्चुरीज जो हैं, एस्चुरीज हैं, और बोक्स भी एक प्रकार के क्या होते हैं, बोक्स भी एक प्रकार के वेटलैंड्स ही होते हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एस्चुरीज जो है आपके, जो यूके में है, ये आपने देखा लिखा होगा यहाँ पे। उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, मार्सेस, जो आपके लैंड मार्सेस जो है, ओकावेंजा डेल्टा, एक बार
यूपीएससी में पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट, बट ज्योग्राफी का ध्यान रखिए। ओकावेंजा डेल्टा जो है वो बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना में। और जो कोस्ट लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन आप देख रहे हैं, कोस्ट लाइन अमाल्फी कोस्ट, क्लीवेज है अमाल्फी कोस्ट, ये वेटलैंड का एक एग्जाम्पल है, वेटलैंड का एक एग्जाम्पल है ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है, और ये हमारा जो रह गया है ये भी देख लीजिए। पेंटानाल जो है ब्राजील, बोलिविया, पेरुग्वे में है। फ्लड प्लेन्स, स्वैम्प्स हैं यूएसए में, ठीक है। ये जानकारी के लिए होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, और अगर हमें पढ़ा है तो कुछ ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब यहां से हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। देखिए आज चूंकि एग्जाम पास में है और कल ही कुछ अपडेट्स आए थे, आज वेटलैंड डे है, तो फिर कल ही अपडेट आए थे, तो मैंने उन अपडेट के साथ जो है, पहले हमारे यहाँ जो वेटलैंड्स थे वो 75 थे, अब तक 75 थे, लेकिन कल जो है हमें सूचना मिली है कि हमारे वेटलैंड्स 80 हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्या न्यूज आया है, भारत अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए, भारत अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए वेटलैंड्स के साथ विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाता है। 5 नए जो है वेटलैंड्स जो है भारत में जुड़ गए, ठीक है, 5 नए वेटलैंड्स। इंडिया सेलिब्रेट्स वर्ल्ड वेटलैंड डे with 5 new wetlands of international importance। तो कुल 5 नए जुड़े हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो वेटलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में देखें एक एक करके। तो देखो पहले तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूं, क्योंकि आप ऐसे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये हम इनके बारे में देखते जाएंगे इस प्रकार से। ये देखो, इंडिया adds 5 more wetlands, the list of Ramsar sites this take are tally to 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये 5 जो है वो हमको जानकारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट। तो 5 कौन कौन से हैं, यहां पे ये है, ये देखिए, पहला तमिलनाडु में है। ये 5 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, साथ में स्टेट भी लिखा है, इनको आप नोट कर लीजिए। इस बार का जो करंट अफेयर्स है, देखिए हम इन्वायरमेंट के जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ना, साथ में हम करंट अफेयर्स कवर करते रहे, झंझट ही खत्म। अभी मैं इकोनॉमी भी आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके साथ साथ क्योंकि बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, तो वो भी हम लेक्चर जल्दी लेने वाले हैं। हो सकता है मैं कल ही ले लूं बजट का लेक्चर, बजट इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट से रिलेटेड पॉलिटी के कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, साथ में करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कल कंप्लीट करेंगे। वो टेंशन खत्म, वो बोल रहा था करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का जो है, ये लिखा लिखा होगा आपको, कारायवेती वर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु, ठीक है, लिखा होगा आप लोगों ने। चलिए दूसरा लिख लीजिए, दूसरा लिखेंगे तो ये जो जोड़े गए हैं इसमें, ये कहां पे है, कर्नाटका में, मगादी कैरे कंजर्वेशन रिजर्व। मगादी कैरे कंजर्वेशन जो रिजर्व है, ये कर्नाटका में है। इसको अभी रामसर लिस्ट में जोड़ा गया है। उसका देखेंगे लॉन्गवुड 16, लॉन्गवुड 16
रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे अंका समुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका। अंक समुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगानासनी एश्वरी, ये कर्नाटका में है। ये कर्नाटका में है। तो ये हमारे लिए जो 5 है ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना ये कहाँ कहाँ पे है। ये हम आपको भेज देंगे, थोड़ा सा आप इनको डिटेल में स्टडी थोड़ा सा कर लेना तो अच्छा रहेगा। डिटेल का मतलब ये एक बार सरसरी निगाह से देख लेना कि क्या, थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगेगा। और ये आइडिया क्या लगेगा, ठीक है, वो हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, कल की न्यूज है ये पीआईबी की। ठीक है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है जो मैंने अभी हमने आपको लिखा है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है उसी में दिया हुआ था, वहीं से मैंने इसको लिया है। ये देखिए, देखा लिस्ट ऑफ न्यूली, ठीक है, जो एडेड है, जो रामसर साइट्स जो बताई गई हैं, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसमें मुझे क्या देखना है कि देखो इसमें एक चीज दिख रही होगी कि जितने भी साइट्स रामसर में जोड़ी गई, आप इसमें ऑप्शन बनाए, ऑप्शन बनाए कि सारी साइट्स दक्षिण भारत से है ना, नॉर्थ इंडिया की तो कोई नहीं है, सभी साउथ की है। तो ये हमको ध्यान रखना। अच्छा, थोड़ा ये ध्यान रखना है कि टोटल एरिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है और सबसे छोटी साइट कौन सी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि हम पढ़ के कुछ जाते हैं और पूछते कुछ है। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आपको यहाँ पे क्यों लिखना है, क्योंकि फिर आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा ना घर पे। ठीक है, घर पे क्या चीजें पढ़नी है 10-15 मिनट में जो जो चीजें बताई वो एक बार देख लेना आप, क्योंकि इन डिटेल तो आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा ना क्या क्या चीजें यहाँ पे। अब सवाल यहाँ पे है कि कुछ चीजें जो है वो हमें पढ़नी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सबसे खास बात है कि रामसर की जो साइट्स हैं ये इसमें दी गई। अभी कभी भी ध्यान रखना कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो एक बार सॉल्व कर लेना, तो उससे आपको ये सब याद हो जाए। ऐसे आप याद करोगे ना तो नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको कोई तरीका पता हो तो आप देख लेते। 75 साइड से ही पूरी, आपका तो सरदर्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको सबको पता होगा, ये सब याद होंगी उनको, मतलब उनको आइडिया तो लग ही जाएगा। ये प्रॉब्लम किसके लिए रहता है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए दिक्कत रहता है कि यार इतना कैसे याद किया जाए। तो मेरा सजेशन ये कि अगर आप एक बार क्वेश्चन पेपर देखोगे और हर स्टेट का एक बार देख लेना है, क्योंकि मैचिंग में आ सकती है कि कौन से रामसर साइट्स कहाँ पे। नहीं तो आपको याद ही हो गई, पुरानी में से पूछ लेंगे तो फिर आपको, तो इसलिए आपको ये 75 साइट्स जो है ये आपको यहाँ पे देख लेनी है, जो कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, इसीलिए मैं आपको ये नोट्स भेजूंगा। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक साइड चीज हम लोगों ने मिस की है, रुकिए जरा। ये है देखो कि जो कन्वेंशन है एक 1971 में आया भले ही है, ठीक है,
लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये 1975 में हुआ, 1975 में हुआ, और तब से लेके सिंस देन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द यूएन जो मेंबर स्टेट हैं वो इसको जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। तो रामसर कन्वेंशन तो आपको समझ में आ गया कि रामसर कन्वेंशन क्या है। लेकिन अब यहाँ पे ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये मेंस में भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। एक तो रामसर कन्वेंशन और एक ये द मॉन्ट्रियस, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये ध्यान रखना है ये क्या है। देखो ऐसे याद कर लेना, जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है ये क्या है, रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स, इसमें वेटलैंड साइट्स दी गई, रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring or likely to occur, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस, इट इज मेंटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। तो कोई आपसे पूछता है कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या है। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या है, द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट, ये एक ऐसा रजिस्टर है, ठीक है, एक ऐसा पंजीकरण है इसमें वेटलैंड साइट का, जिसमें ऐसे आर्द्रभूमि आते हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनमें कह सकते हैं इकोलॉजिकल जो करेक्टर है उसका, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, आने वाले हैं या आ चुके हैं। आप समझ में आए आपको, उसे ही हम कहते हैं क्या, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसी चीज को मैं देख रहा था, ये कहां क्वेश्चन को देख के एक बात तो जरूर समझ में आ गई होगी, वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, पेपर जब बनाने पे बैठता है तो हमारी सारी की तैयारी धरी की धरी रह जाती है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने जो रामसर साइट्स हैं और उनमें किसका हैबिटेट है, कौन रहता है, ऐसा क्वेश्चन। बोलो, बात समझ में आई आपको। अब हमारा अप्रोच क्या डेवलप होगा पता है आपको, हमारा अप्रोच ये डेवलप होगा, जो नई साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम स्टडी कर ले, इसीलिए तो मैंने दिया नोट्स में ना, नोट्स में देने के पीछे ऑब्जेक्टिव वही है कि एक बार सरसरी निगाह से उनको देख जरूर लो कि वो क्या है, वहां पे कौन रहता है, क्या स्पेशलिटी उसकी, क्यों उसको दिया गया। जब ये हम थोड़ा सा जान लेंगे ना तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, गहेर माथा वाला, क्या बोल रहा है, गहेर माथा जो है इज द हैबिटेट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। अभी वो पूछ रहा है कि क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप हमको गहेर माथा के बारे में अगर हमने कई बार पढ़ा होगा, जाना होगा, न्यूज में देखा होगा, तो हमको पता होगा। देखते जरा,